कल पढ़ रहे थे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट था वो आइंस्टीन ने क्या है 1905 में किससे डिस्कवर हुआ था, तो वो हुआ था मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, वहां से क्या एक आइडिया मिला था उसका। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि टाइम डाइल्यूट हो जाना, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। जैसे ही आपके पास वो चीज रेस्ट में थी, उनका टाइम पीरियड अलग था, उनकी लेंथ अलग थी। जब भी आप क्या करते हो, उसको स्पीड ऑफ लाइट से अप्रोच कराते हैं, तो उसका लेंथ छोटी दिख जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और टाइम डाइल्यूट हो जाता है। ये कंसेप्ट क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। क्या है ये कंसेप्ट? कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए। अब जो है जब आपके पास ये क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन इनको क्या करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? गैलीलियन हमने लिखा था कल कि बेसिकली दो पॉस्टुलेट थे। फर्स्ट पॉस्टुलेट कहा क्या था आपके पास? फर्स्ट पॉस्टुलेट था कि ठीक है, कि सभी फिजिक्स के लॉ क्या होंगे, सेम होंगे सभी इनर्शियल फ्रेम में, ये तो याद है। दूसरा क्या का स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम में सेम रहेगी। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर रहेगी, c से बड़ी स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती। दूसरा था, हम स्पेशल इसलिए बोलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो कि क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमने कहा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, एक का मैपिंग दूसरे से निकालते हैं। वैसे यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने क्या किया, आपके पास क्या है, आ, दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इवेंट यहां पर हो रहा है, इस पी पॉइंट पर कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, अब जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये वाला फ्रेम किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इससे हम इसमें देख रहे हैं कि ये रेस्ट में है, ये फ्रेम ये वाला, ये कहाँ पर है, रेस्ट में है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपके पास जब ये v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये रेस्ट में, तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली इनको बोलते हैं जीटी कोऑर्डिनेट या जीटी इक्वेशंस। ठीक है, जीटी इक्वेशन यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इन्होंने क्या कहा कि आपके पास मान लीजिए आप क्या है, इस वाले फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम में कोई इवेंट हो रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर मुझे एक्स फाइंड करने, यानी इस कोऑर्डिनेशन, इस वाले फ्रेम की बात हो रही है अभी एस डैश की, वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं आपको ये कहूं कि मान लीजिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ये है एस और इसका एक एस डैश है। ठीक है, ये एस डैश फ्रेम हो गया और ये एस फ्रेम हो गया। अगर ये वाला फ्रेम v स्पीड से जा रहा है, तो मान लीजिए कोई इवेंट यहां पर हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इससे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, मान लीजिए एक्स डैश है, जेड डैश है, और कितना हो जाएगा आपके पास, वाई डैश है। वैसे इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, वाई, जेड और एक्स होंगे। कह रहे हैं कि अगर जो है यहां से यहां जो डिस्टेंस है इस तक, वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स ही तो आगे गया, पहले क्या था, अगर मैं इससे पहले की बात कहूं तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे जो कि क्या एक ही जगह कोइंसाइड थे। कैसे थे, दो कोइंसाइड थे, दो फ्रेम एक ही जगह कोइंसाइड थे। यानी आपका मान लीजिए मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, वाई डैश और वाई भी एक जगह थे, और एक्स डैश और एक्स एक जगह थे, जेड और जेड डैश एक जगह थे, जब t इक्वल टू 0 था। अब टाइम के साथ जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए टाइम को मैं टी को टी कर दे रहा हूं, किसी टाइम टी की बात हो रही है,
तो ये कोऑर्डिनेट, ये तो रेस्ट में है, ये पहला वाला जो है आपने रेस्ट में माना हुआ, मान लीजिए एस रेस्ट में, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने, एक्स जेड और वाई, ये तो रेस्ट में है, तो ये तो यहीं रह गया। अब ये टाइम के साथ कितना हो जाएगा, यहां पर चले गया, किसी टी टाइम पर ये यहां पर चलेगा, कौन चले गया, एस डैश, एस डैश किस स्पीड से जा रहा है, किसी वी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अब जो है कितनी दूरी तय की होगी इसने, कितनी दूरी तय की होगी, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस, तो आप बोलोगे हमने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम टाइम कितना है, टी है, तो यहां से जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच वो कितना आ जाएगा, वी टी, तो इसलिए हमने कल लिखवाया था कि ये वी टी आ गया, इतनी दूर चला गया। अब कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई इवेंट हो रहा है, अब आपको पता है ये क्या है इवेंट, ये तो मूव कर रहा है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि इसका इस वाले फ्रेम से, एस वाले फ्रेम से इसका जो कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट वो एक्स डिस्टेंस पर है। अब आपने कहा कि इस वाले फ्रेम से इस फ्रेम तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स डैश है। अब अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है मुझे, मान लीजिए पोजीशन निकालना, इसका देख रहा हूं मैं, एक्स, एक्स निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स, आप बोलोगे इतना वीटी चला होगा पहले यहां तक, प्लस ये पहुंच गया आप उस इवेंट पे, ये इवेंट है जहां पर कुछ हो रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे, मान लीजिए दो गाड़ियां थी, वो एक साथ खड़ी थी, अब एक गाड़ी आगे चले गई किसी वी स्पीड से और आपकी वाली गाड़ी रुकी हुई है। अब मान लीजिए उस वाली गाड़ी में कुछ इवेंट है या कुछ चीज हो रही है, किसी की पोजीशन है, पार्टिकल है, बॉल है, कुछ भी है, कह रहे हैं कि जब ये वी स्पीड जा रही है तो इसके ये देखेगा उस बॉल को, तो उस टाइम पर उस बॉल की पोजीशन क्या दिखेगी इसको, तो इसको दिखेगी कि वी टी प्लस एक्स डिस्टेंस पर, इतनी दूरी पर होगा। y और z में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप कहोगे कि कितना, z और z डैश के इक्वल है, y किसके इक्वल है, y डैश के इक्वल है। इतनी बात समझ गए। यहीं से कल क्या, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, x डैश इधर लेके आ जाओ इसको, x माइनस वी टी, ठीक है, यही तो है। इतनी बात क्लियर है आपको, ये निकले पोजीशन कोऑर्डिनेट, और इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, और इन्होंने क्या कहा दूसरा ही, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो टाइम टी, यहां पर जो टाइम हुआ होगा और टी डैश दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, ऊपर वाली चीजें तो आप समझ गए, ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम क्लासिकल फिजिक्स का यूज करते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार टाइम क्या है, इनवेरिएंट है, ठीक है, टाइम इज एब्सोल्यूट के अनुसार क्या है, टाइम कैसा है, इज एब्सोल्यूट, इज एब्सोल्यूट, कैसा है, एब्सोल्यूट, ठीक है। दैट के मतलब हमको क्या है, सभी फ्रेम में एक क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, इसमें भी, इस वाले फ्रेम में भी उतनी होगी और इस वाले फ्रेम में भी टाइम की वैल्यू सेम। तो इन इक्वेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीटी इक्वेशन, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्या बोलते हैं, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है, जिनको कल क्लियर नहीं हुआ था, किसी को डाउट था, तो मैंने दोबारा करवाया आप लोगों के पास, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टाइम नहीं लिखा ना यहाँ पर, टाइम इज एब्सोल्यूट। इतनी बातें क्लियर है, तो आगे चलते हैं।
इतने सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट है, इसमें ही है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसी को समझ नहीं आया था, किसी के मैसेज आया था कि हमको टॉपिक समझ नहीं आया। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ आया दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जिनको आया भी होगा आप भी एक बार सीख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन था वो वेलोसिटी के ऊपर था ना, कैसे कि वेलोसिटी इक्वल क्यों नहीं थी जब सारी चीजें इनवेरिएंट थी। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पर कोई एस फ्रेम है जो कि रेस्ट में है, और ये एस डैश है, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी वी वेलोसिटी। तो सोचिए, जब इसके पास, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके पास जो वेलोसिटी रही होगी इस वाले फ्रेम के पास, ठीक है, वो तो क्या है, कितनी रही होगी, वी एक्स डैश, क्योंकि एक्स में जा रहा है, एक्स में जा रहा है ना। तो यानी अगर मैं एस डैश फ्रेम की बात करता हूं, तो एस डैश फ्रेम के पास क्या होगा, एस डैश फ्रेम के पास क्या होगा, जो आपके पास वेलोसिटी होगी वी डैश, वो वी एक्स भी होगी, प्लस वी वाई भी होगी, वी वाई डैश भी होगी, और वी जेड डैश भी होगी। किसी टाइम, एट इंस्टेंट टी पर, किसी टी पर इसकी वेलोसिटी। तो अगर मुझे वी एक्स डैश लिखना है तो मैं लिख दूंगा डेल एक्स डैश बाई डेल्टा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही वी वाई लिख सकता हूं मैं, कितना, डेल वाई बाय डेल्टा टी। अभी करवाएंगे, नहीं ये रिलेटिव स्टिक के लिए वैलिड नहीं है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तो रिलेटिविटी की कोई बात ही नहीं हुई थी। ये तो जस्ट एक मैथमेटिशियन से जो दो कोऑर्डिनेट को दो मैपिंग बताते थे, ट्रांसफॉर्मेशन बताते थे। अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा ना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है जो ट्रांसफॉर्म करता है एक क्वांटिटी को, जैसे कि पोजीशन हो गया, वेलोसिटी, फ्रॉम एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में। क्या है, अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, क्या करता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है जो जो किसी क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी जैसे कि पोजीशन और वेलोसिटी को एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म करता है। एक मैथमेटिकल जैसे मैपिंग में यूज करता है ना आप, ऐसे ये मैथमेटिशियन है, इन्होंने इनका क्या है, इनका क्या योगदान है, इनका रिलेटिविटी में ये योगदान है कि इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आइंस्टाइन ने उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा ये था, अब इसमें प्रॉब्लम आई तो मॉडिफिकेशन किया उन्होंने। तो जो मॉडिफिकेशन बोले तो वो क्या है, लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी थे, गैलीलियो के ट्रांसफॉर्मेशन भी थे,
और क्या है, लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में थे। उनमें मॉडिफाई किया और उन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था। ठीक है, तो ये वैलिड है ओनली नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। किसके लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करेंगे। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं इस वी एक्स डैश की जगह इस एक्स डैश की जगह वैल्यू रखूं पीछे से, कितनी रख सकता हूं, एक्स माइनस वी टी। अब देखिए यहां पर डेल एक्स बाई डेल्टा टी माइनस वी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना, इसको कितना लिख सकता हूं मैं, वी एक्स माइनस वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप क्या करते हो, इस वाले फ्रेम से इस इवेंट को देखते हो तो वेलोसिटी कुछ और दिखेगी, इस वाले फ्रेम से देखते हो तो वेलोसिटी कुछ और दिखेगी। ठीक है, क्योंकि वी वाई और ये तो क्या है आपके पास, ये तो सेम आ गए, वी वाई के इक्वल आ गया और वी जेड डैश वी जेड के इक्वल आ गया। पर ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस वाले फ्रेम से देख रहे होंगे आप, तो इसकी वेलोसिटी अलग नजर आ रही है, देख लो। और अगर इस वाले से देख रहे हो, यहाँ वी एक्स माइनस वी है, अगर इस वाले से देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी अलग आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हो कि लाइट, इफ लाइट को हम देख रहे हैं कहां से, एस और एस फ्रेम से, तो स्पीड दिख रही है हमको डिफरेंट। सो इसीलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ गई। ऐसे इसमें ही लिखते हैं, hence if we view from S and S dash, it's if light लिख लो, if इसमें थोड़ा सा ठीक कर लो, if light viewed from S and S dash, its speed will be different. So GT must be modified. इसकी जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है, मस्ट बी मॉडिफाई। क्यों, क्योंकि सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ, ये क्या कहता है, सेकेंड पोस्टुलेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि स्पीड मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, कहीं से भी देखो सी आनी चाहिए, पर ये क्या है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सी तो नहीं आया। ठीक है, अलग अलग दिख रहा है। लाइट व्यूड फ्रॉम एस एंड एस डैश से देख रहे हो तो इट्स स्पीड विल बी डिफरेंट, सो जीटी मस्ट बी मॉडिफाइड। तो जीटी को क्या जरूरत पड़ रही है, मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलिए अब जो है हम आगे करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हो गया इतना। ठीक है, तो स्पीड सेम नहीं थी, तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती, अलग अलग फ्रेम के पास अलग अलग होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। तो सेकंड जो अजम्पशन था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो फेल हो जाता है। वो क्या कहता है, सी के इक्वल आना चाहिए।
तो मॉडिफाइड, आइंस्टाइन ने क्या किया था, मॉडिफाई किया था जीटी को, और उसको ही क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है, मेथड है जो कि क्या करता है, एक क्या करता है, किसी क्वांटिटी को ट्रांसफॉर्म करता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम। मान लीजिए मैं इस इवेंट की बात कर रहा हूं, तो इससे कितना इसका पोजीशन और वेलोसिटी होगा, कितना इसका वेलोसिटी और पोजीशन होगा, और क्या है, और क्या है, सेकेंड लॉ, सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पालन करता हो। तो अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखना, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है जो कि क्या करता है, किसी क्वांटिटी को रिलेट कराता है बिटवीन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट का पालन कराते हो, ठीक है। तो अब जो है, हमने इसमें कहा था कि इक्वेशंस, लॉरेंट्स इक्वेशंस, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आइंस्टाइन यूजिंग हिज टू पोस्टुलेट, दोनों पोस्टुलेट का यूज किया और शो दैट, जिससे कि शो किया उन्होंने, शो दैट कि एक फैक्टर है गामा, जो कि कितना है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स का यूज करके प्रूफ किया था। इन्होंने क्या कहा कि जब आपके पास टाइम स्लो हो जा रहा है, मतलब ऐसा समझिए कि अगर जो वॉच आपके पास, जो वॉच आपके पास मान लीजिए नॉर्मल स्पीड से चल रही है, नॉर्मल टाइम दिखा रही, अगर उसी वॉच को एक स्पीड से घुमाया जाए जो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, तो उसकी जो टाइम है वो स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा टाइम। तो ये टाइम में जो लैगिंग लाइट जो क्या हुआ, डाइल्यूट हुआ टाइम, तो वो क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि एक फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, वो है गामा फैक्टर। गामा कहां से प्रूव किया, इन्होंने अपने दोनों पोस्टुलेट का यूज करके प्रूव किया। इन्होंने क्या कहा कि सेम कहानी, कि आपके पास मान लीजिए ये एस फ्रेम है जो कि कहां पर है, रेस्ट में है, और एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है, आपके पास किसी वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा आपने जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैं क्या, हमने यहाँ कल कहा कि वी एक्स डैश, इसके कोऑर्डिनेट किसके, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं हम, किधर से देख रहे हैं, ठीक है, वी एक्स कितना आया था, कितना आया था, सॉरी एक्स, वी एक्स ने
चलिए ठीक है, तो x माइनस वी टी, तो y डैश और तो y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना। देखो z डैश, z कितने किसके इक्वल आ गया, z डैश के इक्वल, और y डैश किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जब आपके पास क्या हो, ये क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जब मेजरमेंट कहाँ हो रहा, मेजरमेंट इन कहाँ पर, एस से एस डैश में हो रहा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके, एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कल भी लिखवाया होगा हमने कि विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये कौन सा होता है, विद रिस्पेक्ट वाला, जिसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाला। तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, इसको बोला था, इसका कहा था हमने डायरेक्ट, क्या बोला था, डायरेक्ट एलटी, क्या थे, डायरेक्ट एलटी, क्या कहे थे, डायरेक्ट एलटी। अब जब हमने कहा था कि अगर ऐसा हो जो x इक्वल टू एक्स प्लस वी टी और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई और x y इक्वल टू वाई डैश और z इक्वल टू जेड डैश, और इसको कहा था हमने जब मेजरमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, मेजरमेंट s डैश से किधर हो रहा है, s की तरफ हो रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स एल टी। क्या हो रहा है, इनवर्स एल टी, ठीक है, इनवर्स एल टी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, इनवर्स एल टी। क्लियर है। चलिए, तो हेडिंग लगाइए, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कितना वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म हो। मान लीजिए आपके पास वही कहानी फिर से कि दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है। एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है, किसी स्पीड v से जा रहा है, ये रेस्ट में है, कैसा है, रेस्ट में। तो अब यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी यहाँ बैठ के देख रहा है, एक आदमी यहाँ बैठ के देख रहा है। इसको ये ऑब्जेक्ट कैसे, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जा रहा है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग दिखेगी, तो कितनी दिखेगी, वी एक्स डैश वाले को, कल करवाया था हमने प्रूफ, वी एक्स माइनस वी, और 1 माइनस कितना, वी एक्स वी अपॉन टी स्क्वायर। वैसे ही वी वाई डैश भी करवाया था, ठीक है, कितना, वी वाई अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 - वी बाई सी स्क्वायर, वी जेड अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और 1 - वी एक्स वी। तो ये है आपके पास, ये कब है,
ये ठीक है, ठीक है। तो ये इन्वर्स, जब यहां बैठ क्या है, यहां बैठ के कोई देख रहा है, ठीक है, और जब ये देख रहा है तब क्या हो जा रहा है, वी एक्स डैश। चलिए, ठीक है। तो ये कब होता है, मेजरमेंट कब होता है, ये कब है मेजरमेंट, मेजरमेंट कहां से कहां, इन एस से कहां पर, एस डैश से कहां पर है, एस में जब, ठीक है। तो ये आगे वेलोसिटी, जो हम वहां पर वेलोसिटी में प्रॉब्लम थी, अब वेलोसिटी में ये उन्होंने कहा कि मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी। वहां पे नॉर्मली ये वाला टर्म्स आता था, उन्होंने कहा नहीं, आपके पास क्या है, इस टर्म को मॉडिफाई करना होगा। अब आप कैसे मानोगे कि हाँ ये सही है, वेलोसिटी देखते हैं, अगर मैं लिखूं, सर अभी नहीं लिखा, चलिए लिख लो, इतना नोट कर लो। हो गया, चलिए नेक्स्ट में कर लेते हैं। अब मुझे पता तो चलना चाहिए कि क्या ये वेलोसिटी आके मुझे सही में सेकंड पोस्टुलेट को फॉलो कर रही है, क्या ये जो वेलोसिटी आई है ये सच में ही क्या कर रही है, सेकंड, जो आपके पास क्या है, सेकंड पोस्टुलेट को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। तो हेडिंग लगाएंगे हम, द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, द एल टी मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइंस्टाइन, आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट। क्या कहता है आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट, कि सी से बड़ी कोई स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है। पोस्टुलेट, ठीक है, देखते हैं कि क्या सही में हमारी बात सही है या इनकी बात सही है, कैसे मान लें हम, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने कितना कहा कि वी एक्स डैश इक्वल टू कितना, वी एक्स माइनस वी, और कितना का, 1 - वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये जो है दो फ्रेम है, ये एक एस डैश है। अब मान लीजिए जो वी एक्स, ये एस डैश है, जो इसमें स्पीड है वी एक्स डैश, जिसमें वेलोसिटी, वो सी के बराबर है। अभी सी के, इसके अपनी स्पीड क्या है, यहां पर जो है इसको सी की स्पीड दिख रही है, इसको सी की स्पीड दिख रही है, जो भी इवेंट है। तो मैं क्या कर देता हूं, सॉरी, क्या है, वी की स्पीड तो निकालनी है मुझे, मैं इसकी स्पीड, वी तो, वी डैश तो निकालना है मुझे, ये वी को क्या दिख रहा है, कि जो इवेंट यहां पर हो रहा था उसकी स्पीड दिख रही है कितनी, सी दिख रही है, और ये मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी वी, ये फ्रेम। अब ये जो इवेंट था यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट था, ये इसको क्या दिख रहा है, सी की स्पीड से जा रहा है। तो मैंने रख दिया यहाँ पर टी माइनस वी, 1 माइनस कितना सी
v बाई सी स्क्वायर, एक से कैंसिल, तो वी एक्स डैश इक्वल टू कितना, सी माइनस वी, नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना c माइनस वी बाई सी, ये कैंसिल, ऊपर आ जाएगा c, तो हमने कहा ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो स्पीड आई वो c से बड़ी नहीं हो सकती है, तो ये सेकेंड पोस्टुलेट को इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो है जितनी भी स्पीड होगी, चाहे वी एक्स डैश हो, चाहे वी वाई डैश हो, चाहे वी वाई जेड हो, तो वो किसके इक्वल होगी, सी के, सी से बड़ी स्पीड नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट को भी प्रूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो आता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, अंडर कौन सा, नॉन, जो कल आप लोग बोल रहे थे सबको कह रहे थे कि रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। तो देखिए अगर मैं वी एक्स की बात करता हूं तो वी एक्स डैश इक्वल टू कितना पढ़ा मैंने, वी एक्स माइनस वी अंडर रूट, सॉरी 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, यही तो पढ़ा। वैसे ही बी वाई भी पढ़ लिया मैंने कि वी वाई डैश इक्वल टू कितना, बी वाई अंडर रूट कितना 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, नीचे कितना 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। वैसे ही वी जेड भी आ जाएगा इधर, वी जेड डैश इक्वल टू कितना, वी जेड 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है, कल भी बताया होगा हमने। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि जब क्या है, आपकी स्पीड क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटी हो, इसका मतलब जो ये वी बाई स्क्वायर आ जाएगा, वी बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कितना सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वी एक्स हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वी एक्स माइनस वी, और वी वाई कितना बन जाएगा, वी वाई बन जाएगा, वी जेड कितना बन जाएगा, वी जेड डैश वी जेड के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक जीटी बन गया। ठीक है, क्लियर है। इतना क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है इतना। हम एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको समझ आ जाएगा, जब तक ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमको नहीं समझ आएगा कि चल क्या रहा है आखिर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे लैंग्वेज में मैं लिखवा दूंगा, नहीं तो आपको भेज तो दूंगा। मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है जिस पर क्या है, कोई कार है। ठीक है, मान लीजिए कार है। ठीक है, अब ये कार क्या कर रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, c/2 की स्पीड से जा रहा है, और इस पर यहाँ पर ये सनरूफ था, एक आदमी यहाँ पर खड़ा था और इसने एक बॉल को फेंका यहाँ से, किसको फेंका, बॉल को फेंका यहाँ से, कितनी स्पीड से फेंका, c/2 की स्पीड से फेंका इसने। और ये सब घटनाएं कौन देख रहा था,
ये आदमी। अब कह रहे हैं इस आदमी को क्या दिखेगी इसकी स्पीड। इस आदमी को इस बॉल की स्पीड क्या दिखेगी, यानी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ये ग्राउंड में रुका हुआ है यार। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। एक कार जा रही है, कार एक अपनी स्पीड है, एक छत में एक लड़का बैठ के बॉल फेंक रहा है, वो C/2 से। अब जो बैठा हुआ आदमी है ग्राउंड में, उसको क्या इसकी स्पीड दिखेगी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अ कार इज मूविंग विद, यदि एक कार क्या है, मूव कर रही है विद, किससे, विद स्पीड कहां से, C/2 से। अ बॉल, एक बॉल को क्या किया, इज थ्रोन फ्रॉम द कार, फ्रॉम द कार with speed C/2 in the direction moment, जिधर जा रहे हैं उधर मोमेंट ऑफ कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज, मुश्किल लग रहा देखने में, बहुत आसान है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज seen फ्रॉम ग्राउंड, अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है। इस आदमी को क्या दिखेगी बॉल की स्पीड। तो मैंने कहा था, ये देखो, ये तो दे रखा होता है, ये v होता दे रखा है, जब भी दे रखा होता है ये v दे रखा होता है। जो जो फ्रेम है ना, अब ये एक ग्राउंड फ्रेम बन गया, ये बन गया एक फ्रेम, ये बन गया एक, ये फ्रेम बन गया, ये फ्रेम कार बन गया। तो ये किस स्पीड से जा रहा है, C/2 से। ये क्या बन गया, ग्राउंड बन गया, रेस्ट में है, ये ग्राउंड बन गया, ये S डैश बन गया, अब ये S बन गया। अब जो इसमें जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो स्पीड होती थी Vx डैश। इसका जो ऑब्जेक्ट, इसमें इसकी अगर वेलोसिटी कहूं यहां से मैं, तो होती थी Vx। अब इसको कितनी दिख रही है, जब ये गिवन है कि ये बॉल की स्पीड C/2, तो हमने कहा कि Vx प्लस V1 प्लस Vx V/c²। अब Vx डैश दे रखा है कितना, C/2, V दे रखा है C/2, रख दो यहाँ पर। Vx कितना है, C/2 प्लस C/2, 1 प्लस C/2, और कितना C/2 C², C² कैंसिल, तो कितना आ रहा है, रहेगा 4C/5। आ गया 4C/5। और अगर बी वाई और बी जेड पूछे जाए तो दोनों जीरो होंगे। क्यों, ऊपर तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, ऊपर कार कहाँ से उड़ेगी, अभी उड़ने वाली कार नहीं बनी है। तो इतना ऐसे कंसेप्ट लगते हैं। ठीक है, सबको समझ आया या दोबारा समझाऊं मैं इस क्वेश्चन को। तो इसको कितनी दिखेगी, इतनी स्पीड दिखेगी, जो इसको C/2 दिख रही थी, इस आदमी को, ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी है, इसको इतनी स्पीड दिखेगी बॉल की। ठीक है, चलिए आगे चले। इतना हो गया, सबको समझ आया, सबको समझ आना चाहिए, कोई कोई नया हो पुराना हो, क्योंकि ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं हम, सबके लिए नया है।
मैसेज कर दो सब लोग एक बार, जिसको समझ आया, जिसको नहीं आया वैसा लिखे कि दोबारा बताइए। हम्म। बाकी लोगों को चलिए ठीक है। तो कल एक मैंने फोटोन वाला क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को ना, कि दो फोटोन एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहा था हमने। चलिए, अगर कभी भी दो कोई ऑब्जेक्ट वो क्या करें, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड बतानी हो, तो एस डैश को आपने फ्रेम लेना है वहां पर। ठीक है, नोट करके एक बात लिखो। यदि दो टू ऑब्जेक्ट दिए, कोई दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालनी है, निकालनी है, तो एस डैश को एस डैश को फ्रेम लेना। मतलब अभी समझ आएगा एक क्वेश्चन से, क्योंकि वो हर बार क्वेश्चन में पेपर में आता है, वो हर बार आपके पास। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आप जानते हो फोटोन है, तो फोटोन के पास क्या स्पीड कितनी होती है, सी होती है। नहीं भी पता हो तो अब कह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो है 0.85 सी। ठीक है, और ये सब कहानी हो रही किस में, लैब में हो रही है, लैब। तो अब ये अब मैं इसको मान रहा हूँ एस डैश फ्रेम, जहां फोटोन की कहानी होती थी वहां एस डैश फ्रेम। क्योंकि अब क्या पूछा आपसे, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन मूविंग विद सेम डायरेक्शन इन लैब। इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की स्पीड 0.85 सी है, what is speed
of electron with respect to photon. तो अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा, जब भी दो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछे, हिंदी में बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये लैब है तो लैब के रिस्पेक्ट में जो इसकी स्पीड है वो कितनी मानी गई, कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन। अब कह रहे हैं कि फोटोन के रिस्पेक्ट में, अगर फोटोन से देखा जाए, इससे देखा जाए, तो कितनी स्पीड होगी इसकी, कितनी स्पीड होगी इसकी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस फोटोन के रिस्पेक्ट में, जो ये फोटोन था इसके रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि मैंने देखा मेरे को तो ये इतना दिख रहा था। अब जो आदमी यहां बैठेगा, अब इसको देखेगा भाई इसकी स्पीड कितनी हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये ऑब्जेक्ट है, ये कहां पर अभी लैब में है, रेस्ट में, तो इसकी स्पीड कितनी है, वी एक्स इक्वल टू 0.85 सी। पहली बात, अगर भूल जाए सब कुछ तो याद रखना मैंने क्या कहा, कौन सा फ्रेम कंसीडर करना, उसको एज डैश लो, मतलब यहां लिखूंगा मैं वी एक्स डैश, वी एक्स माइनस वी वन माइनस वी एक्स वी वाई सी, यही लिखूंगा। मैं कह रहा हूं कि हमको जब भी आपके पास रिलेटिव ऐसी दो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला, हमको वी वी एक्स डैश निकालना है हमेशा। अब ये इसकी स्पीड कितनी होगी, इसके पास वी एक्स होगी, तो वी एक्स कितना दे रखा है, 0.85 सी। अब जो v है वो इस ये वाला फ्रेम माने फोटोन की स्पीड है, ये v कितनी है, ये तो c दे रखा है, तो वी एक्स डैश निकल जाएगा आपके पास, आसानी से निकल जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे देखो कितना, ये हो जाएगा 0.85 सी माइनस सी 1 माइनस 0.85 सी इंटू सी, कितना, सी बाई वी, वी की जगह भी तो सी है, सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो ये एक बार इसकी जगह रखा, ये इसकी वैल्यू रख दी, तो ये आ गया माइनस सी। तो मैग्नीट्यूड एलवेज क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एलवेज सी। ये डायरेक्शन बताता है फोटोन की, अगर फोटोन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अगर फोटोन इधर जा रहा है, फोटोन, तो क्या आ जाएगा, अगर फोटोन के पॉजिटिव दे रहे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी। अगर फोटोन इधर जा रहा होता तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता। अगर ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको, तो वो कल वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बस वहां पर हमने साइन ले लिया था, क्योंकि एक उल्टा था एक सुल्टा था, इसलिए जब हमने वी एक्स डैश लिया होगा तो वो क्या लिया होगा, क्या लिया होगा, पॉजिटिव लिया होगा, नेगेटिव लिया होगा, क्योंकि इसके तो सेम साइड जा रहे हैं ना, दोनों सेम साइड है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखो जो हमने कल करवाया था आपके पास, यही क्वेश्चन था ना। हाँ, देखो यहाँ पर अब ये आसानी से हो जाएगा। दो फोटोन है जो एक दूसरे के मतलब एक फोटोन इधर जा रहा है, एक फोटोन इधर जा रहा है, स्पीड दोनों की सेम सेम सी है। कह रहे हैं कि किसी एक फोटोन, किसी एक, तो मैंने क्या कहा कि वी, जब भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वी एक्स डैश को कैलकुलेट करो, तो वी एक्स डैश कितना होता है, वी एक्स माइनस वी वन माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में मानता हूं, तो वी एक्स डैश किधर है, नेगेटिव जा रहा होगा, नेगेटिव जा रहा है, तो क्या है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, मान लीजिए, या इसको ले लीजिए रेफरेंस, तो क्या हो जाएगा रेफरेंस लेने से, इसको इसको रेफरेंस लेंगे आप, तो अब क्या करोगे, इसको मान लीजिए वी एक्स डैश,
और ये जो एस डैश फ्रेम है इसके आगे माइनस लगा दोगे, ये कितना रहेगा, ये भी सी की स्पीड से जा रहा है, नीचे भी कितना रहेगा 1 प्लस कितना रहेगा सी सी माइनस सी सी बाई सी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि वी एक्स भी कितना हो जाएगा माइनस सी, क्योंकि उल्टा आ रहा है देखो इधर, और जो v है वो कितना c है, क्योंकि ये जो है एस डैश मान लो, ये s मान लो, तो कितना आ जाएगा वी एक्स डैश कितना आ जाएगा माइनस के सी, तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया था कल, c के इक्वल आ गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो हम आगे चलें। तो हेडिंग लगाइए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्या क्या परिकल्पनाएं थी, तो एक दिया था उन्होंने रिलेटिव, पहला जो है मैं लिख देता हूं, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ टाइम मतलब जिसको बोला था टाइम डाइल्यूट हो जाना, डायलेशन। टाइम डाइल्यूशन क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये फ्रेम है एस, यहाँ पर कोई आपने वॉच लगाई है, ठीक है, वॉच एस था, सॉरी एस था, ये रेस्ट में, अगर इस फ्रेम को किसी स्पीड से मैं मूव करा रहा हूँ तो यहाँ पर जो वॉच लगी होगी इसका टाइम क्या हो जाता है, इसका टाइम हो जाता है स्लो, मतलब अगर यहाँ 3 बज रहे होंगे तो वहां कम बज रहे होंगे, ये एस डैश है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो टाइम डायल्यूशन होता है वो कितना होता है, आप बोलते हो कि टी डैश इक्वल टू कितना रहेगा, टी इनिशियल अंडर रूट कितना 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैं इवेंट हो रहा था, मान लीजिए, और यहाँ पर कोई इवेंट होगा सेम, इसको इसका टाइम ज्यादा होगा, ये क्या होता है जो टी होता है, ये टी है, इसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम मतलब जो एक्चुअल वाला था इस वाले फ्रेम में जब ये रेस्ट में था, प्रॉपर टाइम बोल देते हैं। और जो टी डैश है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं एपेरेंट टाइम, जो हमको आभास होता है, एपेरेंट टाइम। ठीक है, एपेरेंट टाइम जो हमको आभासी समय आभास होता है, आभासी समय, और ये क्या है वास्तविक समय, वास्तविक समय। ठीक है, वास्तविक समय। सेकंड था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्या था
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ सिकुड़ जाती है, मतलब समझो, अगर क्या है, दो फ्रेम, ठीक है, मान लीजिए आप अभी इस फ्रेम में हो, ये रेस्ट वाला फ्रेम है, रेस्ट में, अगर मान लीजिए एक रॉड है जिसकी लंबाई एल नॉट है, मान लीजिए कितनी है, एल नॉट, आपने कहा एल नॉट, तो ये रेस्ट वाला फ्रेम है। अगर एक फ्रेम में रख दीजिए गाड़ी, मान लीजिए फ्रेम मतलब एक गाड़ी मान लो, अब ये गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, किसी v स्पीड से आ रही है, तो जो इसकी लेंथ दिखेगी आपको ना, आपको यहाँ से दिखेगी, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो अलग से, तो आपने इसको देखा, इसको देखा, तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आप बोलोगे एल जो है कितना हो जाएगा, एल जो है एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कितना होगा, 1 वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपके पास, अगर मैं इसको बोलूं तो ये कितना आपके पास, इसको बोलते हैं, ये एल नॉट है, वास्तविक लंबाई, वास्तविक यानी एक्चुअल लेंथ, और एल क्या है आपके पास, एल है एपेरेंट, एपेरेंट लेंथ मतलब आभासी लंबाई, जो हमको आभास हो, ऐसे समझो कि क्या है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, आपने देखा कि उसकी लंबाई एल है, अगर उसको किसी v स्पीड से फेंका जाए तो उसकी लेंथ आपको थोड़ी छोटी दिखेगी, कॉन्ट्रैक्ट दिखेगी थोड़ी, ठीक है, क्या दिखेगी, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ी हुई दिखेगी, ठीक है, और क्या है, लिख सकते हैं, अगर किसी रॉड को, किसी रॉड को v वेलोसिटी से फेंका जाए, फेंका जाए तो उसकी लेंथ कुंचन हो जाती, कुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और यदि इफ, अगर ये स्पीड c के बराबर हो गई तो रॉड आपको दिखेगी नहीं, रॉड आपको दिखेगी ही नहीं, ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसमें, एरिया कॉन्ट्रैक्शन, एरिया भी कम हो जाता है, ठीक है,
तो नेक्स्ट लगाइए हेडिंग एरिया कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एरिया कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कोई मान लीजिए किसी के पास कोई एक ट्राइंगुलर है, उसके पास कुछ एरिया है, अगर मैं उसको v स्पीड से भेज दूं, मतलब क्या करूं कि मेरे पास मान लीजिए एक स्क्वायर है, अभी इसका एरिया पता है मुझे, मान लीजिए इसका एरिया ए नॉट है, यदि इफ इसको मैंने v स्पीड से भेज दिया इधर की ओर, तो इसका जो एरिया है वो कितना बन जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा ए नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये है एक्चुअल एरिया और ये क्या है, एपेरेंट, जो इसको आभास होगा, एपेरेंट एरिया। ठीक है, वैसे एक और है जो है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मान लीजिए एक वॉल्यूम था, ये कोई क्यूब है, इसके पास एक वॉल्यूम था, मान लीजिए कितना था इसके पास, वी नॉट वॉल्यूम। अब इसको मैंने मूव करा दिया किस स्पीड से, वी स्पीड से। तो जो इसका जो ये नया एरिया बनेगा, नया वॉल्यूम बनेगा, वो कितना हो जाएगा, नया वी। तो v इक्वल टू हो जाएगा पर वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, एरिया कॉन्ट्रैक्शन, और क्या, ठीक है, एरिया कॉन्ट्रैक्शन हो गया, टाइम डायल्यूशन हो गया। हाँ, एक एंगल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एंगल में कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल। तो कितना हो जाएगा इसमें, टेन अल्फा, बस इनके फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, टेन अल्फा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर एक आता है अब है नेक्स्ट है वेरिएशन इन मास विद स्पीड। कितना वेरिएशन आता है मास में, तो m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर।
एम नॉट है आपका रेस्ट मास और एम है डायनेमिक्स मास, मतलब जब आपके पास मूव कर रहा है डायनेमिक मास। ठीक है, रेस्ट मास मतलब विराम विराम विरामावस्था का द्रव्यमान। सेम लिखेंगे, वेरिएशन इन डेंसिटी विद स्पीड, यानी चाल के साथ घनत्व में परिवर्तन। तो ये याद रहने चाहिए आपको, इसमें नीचे क्या नहीं लगता, अंडर रूट नहीं लगता, 1 - v² / c², इतना ध्यान रखना। रो होती है, इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल डेंसिटी, और रो नॉट है, क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, वैसे ही किसमें नेक्स्ट है, वेरिएशन इन चार डेंसिटी विद स्पीड। कितना लगा, Q = Q0 √1 - v²/c²। ये RMO 2019 में आ रखा है, रेडियो ऑपरेटर के जिस पेपर। यहाँ पर इसमें रूट नहीं लगता है, ध्यान रखना। बाकी तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। हम्म, ठीक है, तो अब है नेक्स्ट साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी साइमल्टेनिटी का मतलब है कि अगर आपके पास दो इवेंट एक ही टाइम पर हो रहे हैं, दो इवेंट एक ही टाइम पर हो रहे हैं, मान लीजिए t = 1 सेकंड पर दो इवेंट हो रहे हैं, ये भी और ये भी, इसका टाइम पीरियड है t2 और इसका t1, तो इसको बोलते हैं टी डैश, यानी t2 जब एक ही टाइम पर हो रहे हैं। ठीक है, जब क्या हो रहे हैं आपके पास, एक ही टाइम पर हो रहे हैं, यानी जब दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं, तो कितना आ जाता है, इसको बोलते हैं, याद आता है आपके पास, -γ(v∆x/c²। मतलब ये हुआ कि आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, चलिए मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास दो फ्रेम, एक एस है एक एस डैश, अगर इसमें कहा कि यहां साइमल्टेनियस हुआ, साइमल्टेनियस हुए दो इवेंट, कोई दो इवेंट थे जो कि साइमल्टेनियस, एक इवेंट ये था, एक ये था, इसमें लिखा एक, इसमें भी एक इवेंट ये था, एक इसमें लिखा साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली मतलब जो T1 है वो T2 के इक्वल है, तो इसमें क्या होगा फिर, मान लीजिए इसका टाइम पीरियड T2 है, इसका T1 है, तो आप क्या लिखोगे, T2 - T1, कितना हो जाएगा,
क्योंकि आप जानते हैं कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस गामा डेल्टा एक्स, सॉरी वी डेल्टा एक्स बाई सी स्क्वायर। भाई गामा क्या होता है आपके पास, यानी वी तो सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कब था, जब टी वन, जब आपके पास टी वन टी टू के इक्वल था, जब वैसे ही डेल्टा एक्स डैश हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन पोजिशन, तो कितना हो जाता है, ये सिंपल सा हो जाता है गामा डेल्टा एक्स के इक्वल, माइनस नहीं आता है यहाँ पे, माइनस नहीं आता है यहाँ पे, ये कितना है, ये आ जाता है, इसका मतलब है ये कितना रहेगा एक्स टू माइनस एक्स वन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो इनको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब इसका ये कब आया होगा, जब आपके पास टी वन टी टू डैश और टी वन डैश क्या ना हो, इक्वल ना हो, नॉट इक्वल। और इसमें क्या थे, इसमें टी वन और टी टू। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो एकदम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और रह गया, आप लोगों की क्लास भी है शायद इसके बाद ना, मतलब अभी भी खत्म हो सकता है, पर 10 से 15 मिनट और चाहिए मुझे। आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, मैं खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, जिनको जाना हो आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिए, क्योंकि खत्म करते हैं हम इसमें, ठीक है। या फिर कल कर लेते हैं, चलिए कोई नहीं, कल कर लेते हैं, ठीक है। कल करने आज ही कर लें, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको, चलिए बताइए। नहीं, अभी एनर्जी वाला क्वेश्चन बचा हुआ आपके पास, एक साइड लिखिए, बस 5 मिनट और चलाते हैं फिर। एक साइड लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो दो टाइप का मोशन पढ़ा आप लोगों ने, कौन कौन सा मोशन पढ़ा, एक रिलेटिविस्टिक, एक नॉन रिलेटिविस्टिक। इधर हेडिंग लगाइए, नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन मतलब जो रिलेटिविस्टिक नहीं है, जिसकी स्पीड लेस है स्पीड ऑफ लाइट से, एक है रिलेटिविस्टिक। तो इधर आपने मास क्या लिखा था, मास को आपने m लिखा था, इधर मास को क्या लिखेंगे रिलेटिविस्टिक में, m नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको इधर मोमेंटम को क्या लिखते थे, मोमेंटम को p इक्वल टू एम वी, इधर क्या लिखेंगे
P इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m की वैल्यू रख दी, ठीक है, v सेम। ठीक है, थर्ड है इधर काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हम हाफ एम बी स्क्वायर, और इधर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसकी जगह कितना आ जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इधर और क्या लिखते थे हम, यहाँ पर लिखते थे हम काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन। क्या लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना लिखते थे, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। इधर क्या लिखेंगे, इधर आ जाता आपके पास E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम क्या लिख देते हैं, इसी चीज को यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम नॉट स्क्वायर सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। या हम यहाँ E और P में रिलेशन लिखते हैं ई स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, अगर कहीं पर यदि क्या हो आपके पास, यदि रेस्ट मास 0 हो, रेस्ट मास E इक्वल टू कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब है, जब आपके पास नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए चलिए तो
नेक्स्ट करते हैं आगे। बस छोटे से ही और कुछ है नहीं यहाँ पे ना। डायनेमिक्स मास हो गए। रेस्ट मास एनर्जी तो लिख लिया आप लोगों ने। रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट एम सी स्क्वायर लिखते थे, तो एम नॉट यहाँ पर क्या लिखते थे? ठीक है। चलिए आखिरी की कुछ लाइन्स हैं। एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। जब आपको ये पेपर में दिखेंगे ना तो आपको आसान लगेंगे ये, ठीक है। अभी याद नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। एनर्जी जैसे हम वहां पर क्या लिखते थे, दोनों चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। वहां पर एक्स लिखते थे हम, ये एनर्जी वहां पर और यहां पर। वहां पर क्या लिखते थे हम? एक्स डैश इक्वल टू कितना लिखते थे हम? एक्स डैश लिखते थे एक्स माइनस वी टी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या इसको ही बोल देते हैं एक्स वी टी गामा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स की जगह ई आ जाएगा, ई डैश कितना? ई माइनस, देखो यहाँ पर होते थे दो फॉर्मूले, एक टी डैश होता था कितना? टी डैश कितना होता था? टी डैश होता था आपके पास टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या इसी चीज को लिखते थे टी डैश एक्स वी, क्योंकि आपको पता है गामा इक्वल टू कितना होता है, ये गामा हो जाएगा अंडर रूट वन, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर दो चीजें थी, टी और वी, यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होते थे एक्स और टी, यहाँ पर पी और ई होंगे बस। सॉरी उल्टा लिखा मैंने, ई और पी होंगे, ई एंड पी होंगे। देखो ई लिखना है, जैसे एक्स लिखना है तो यहाँ मैंने एक्स डैश कर दिया था, माइनस वी तो ठीक है, टी की जगह कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो अगर ये एक्स में है तो इसको एक्स में लिखो, अगर जहां पर भी वन डायमेंशन एक्स में है तो एक्स में लिखे, टू डायमेंशन में टू, और इंटू गामा। और गामा जानते हैं आप कितना, ऐसा लिख दूं मैं इसको, वन माइनस वी पी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब पी लिखने की कोशिश करते हैं, पी डैश। अब देखो यहाँ पर पी की पी, इसकी जगह तो पी है, यहाँ पर टी की जगह माइनस एक्स की जगह क्या है? अब ई है, ई वी तो ऑलरेडी है, सी स्क्वायर बाहर से गामा है, तो यानी आप लिखोगे पी डैश इक्वल टू कितना? बस फॉर्मूला याद रख लेना, ई वी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन बताइए, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बताओ। कौन सा ऑप्शन होगा? देख के पता चल रहा है, क्योंकि हमने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी में आपसे लिखवाया था, कितना लिखवाया था? एम नॉट स्क्वायर सी माइनस, सॉरी एम नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब एम नॉट की जगह तो क्या आ जाएगा? एम नॉट की जगह डायनेमिक, सॉरी एम की जगह कितना डायनेमिक मास आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऐसा?
देखिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हों। बताओ लीनियर मोमेंटम बताओ। लीनियर मोमेंटम मतलब P इक्वल टू एम बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? m की जगह कितना आ जाएगा? एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और v, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं, देखो ना। विराम द्रव्यमान पूछा, रेस्ट मास, एम नॉट क्या रेस्ट मास है, और आपसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बी ऑप्शन। ऐसे ही बताइए, चलिए एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन का जो v दे रखा है वो 0.3 दे रखा है, आपसे पूछा मास क्या होगा उस, अब आप जानते हैं रेस्ट मास कितना होता है? m इक्वल टू कितना, एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट तो पता आपको 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 अंडर रूट 1 माइनस इसको कितना कर दोगे 0.8 का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, कैंसिल कर दोगे, ये एक में से 64 घटाएंगे तो कितना, 0.6416, कितना बचेगा? सॉल्व कर लोगे अब? 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 डिवाइड बाई 864 है ना, 64 0.4 46 36 यानी 0.6 बच जाएगा ना। अरे 1 माइनस कर लोगे इसको, अब कितना पॉइंट कितना, बताओ मुझे जल्दी। पॉइंट के बाद 1 1 दोनों कैंसिल, कितना, 15 छक्के 90, डी ऑप्शन होना चाहिए। बी क्यों आ रहा आप लोगों को? हाँ? हो गया सॉल्व? ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है। डी आ रहा, किस किस का डी? और किसी और का भी डी आ रहा है? फोर डायमेंशन वेक्टर बचा हुआ, चार एक पेज का है, उसको हम कल कर लेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास लेजर है, ठीक है, लेजर कल करेंगे हम। ठीक है इतना। चलो बताओ क्या होता है रिलेटिव्स में, आप लोग बता ही नहीं रहे हैं। आप लोग तो मैथमेटिक्स के सब, मैथमेटिक्स फिजिसिस्ट, सबको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। द मास ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, किसी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का क्या होता है? इंक्रीज विद इंक्रीज वेलोसिटी, ऐसा होता है। डिक्रीज विद इंक्रीज वेलोसिटी, फर्स्ट अंटिल इन इंक्रीज क्रिटिकल वैल्यू देन स्टार्ट, एक पहले कांतिक मान तक बढ़ता है फिर घटना शुरू होता है। रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। एम इक्वल टू कितना होता है? एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो ये छोटा तो ये पॉजिटिव, क्या हो जाए? अब इसमें क्या रिलेशन है? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। क्या करते हैं एक बार देखो, अगर कंफ्यूज होते तो एक बार वेलोसिटी 2 लेके देखो,
एक बार v 4 लेके देखो क्या होता है। जब मैंने 2 लेके देखा तो कितना है, 2c भी लगा देना इनके आगे। नहीं, कुछ और लेके देखते ताकि चलिए क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ लेके देखो तो माइनस में जाएगा ना फिर, अगर 2 हो गया। एक काम करते हैं, एक जैसे हमने अभी लिया था, एक 0.8c ले लेते हैं, और दूसरा 0.9 ले लीजिए। एक 0.8 ले लीजिए, एक 0.9 ले लीजिए, देखो कौन बड़ा आएगा। बी, डिक्रीज इंक्रीज वेलोसिटी करके देखना पड़ेगा आपको। हम्म, जल्दी बताओ मेरे को। डी बी सब आ गया आप लोगों को। सोचने वाला है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। कर लोगे? ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करने के साथ क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, किसका ये आया था किसी का? बहुत बढ़िया, ये वाला। देखो इसमें क्या दे रखा है ना, अगर आप कंफ्यूज होते तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, तो ये लगभग c की स्पीड है, ये बहुत ज्यादा स्पीड है। बट कह रहे हैं कि द्रव्यमान बताओ, तो आपको पता है जब भी कोई पार्टिकल किसी हाई स्पीड से जाता है तो उसके पास जो मास होता है वो मास में होके क्या हो जाता है, डायनेमिक मास होता है। क्या होता है, डायनेमिक मास। तो डायनेमिक मास का फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब डायनेमिक मास का फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि आप जानते हैं रेस्ट मास का, तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 10 टू द पावर -31 kg। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो स्पीड दे रखी 1 माइनस, देखो 0.8 का कितना हो जाएगा, 0.8 c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब आप देखोगे कि 0 पॉइंट का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.6 0.8 इंटू 0.8, 0.64। अब यहां पर c से c कैंसिल तो नीचे आ गया 9.1 10 टू दी पावर -31, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0.4। अब एक में से 0.64 घटा देंगे तो कितना, कितना 0.36 बच गया, इसका रूट हटेगा कितना 9 1 इंटू 10 टू दी पावर -31, और ये कितना आएगा रूट के अंदर 0.36। अब इसका रूट हटेगा तो कितना आएगा 0.6, तो 9.1 10 टू दी पावर -31 डिवाइड बाई 6.6। अभी इसको कैंसिल करो, एक एक पॉइंट के बाद ये भी है ये भी है, तो 15 छः कितना होता है 90, 15 छः 90 ही होता है, हैं?
बिल्कुल 90। ये भी हो गया। चलिए बताइए, अगर कोई रॉड क्यूब मूविंग अ वेलोसिटी v, कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, l is a proper length, l naught is a proper length, volume each is as the volume of moving cube मूविंग कोई क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम बोला है, अगर लेंथ दे रखा है तो हमने कितना पढ़ा, सीधा वॉल्यूम में पढ़ा था हमने √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, एल का क्रॉस एल कितना एल क्यू, तो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में करेक्ट आ रहा है। वॉल्यूम में तो करेक्शन है, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लोगे आप लोग, देख लेना, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। द वेलोसिटी विच रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस द न्यूटन मोमेंटम कितना होगा। कह रहे हैं कि अगर किसी वेग पर आपेक्षिक संवेग न्यूटनियन संवेग का दुगुना हो जाए, न्यूटनियन संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। रिलेटिविस्टिक क्या होता है, P इक्वल टू एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वी। चलो इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा। अच्छा, जिनको ये पीछे वाला नहीं आ रहा समझ, इसमें भी तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मास कितना ऑब्जर्व हुआ, कह रहे हैं कि जब स्पीड इतनी है, v की वैल्यू दे रखी है 0.6 c, कह रहे हैं कि रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, दी ऑब्जर्वर कितना एम नॉट किसी का कण का मास दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, तो वही हो जाएगा सेम। हाँ, कर लोगे, चलो उम्मीद है मुझे कर लोगे आप लोग, ठीक है। मैं तो यही बन गया सेम, विराम ये 4 इतनी है तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना। देखो 36.8 कितना, आपको पता है एम नॉट अपॉन कितना 0.8 आएगा। अब 0.8 कितना, 1/0.8 एम नॉट, यानी कितना 10/8 एम नॉट, 1 to 1.3, 8 दूना 16, 1.2, फिर 16 4 8, ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये था, कह रहे हैं कि अगर आपके पास दोनों में क्या संबंध है, इसको कह रहे हैं कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, इससे पहले था ना ये वाला, ठीक है। ये तो रिलेटिविस्टिक के लिए था। तो यहाँ पर देखो, अगर एक काम करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। आप जानते हैं रिलेटिविस्टिक में मोमेंटम कितना होता है, m बाई वी, यानी एम नॉट कितना, नॉर्मली नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए होता है एम वी, रिलेटिविस्टिक के लिए होता है एम नॉट वी √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर रख दूं मैं, एम, ये भी तो एम नॉट ही होगा, ये रेस्ट मास होता है, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक में रेस्ट में ही तो है, नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है। और ये किसके लिए, रिलेटिविस्टिक के लिए, तो ये एम नॉट इक्वल टू एम नॉट वी √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये दुगुनी हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दुगुनी हो गई कि, देखो, अगर न्यूटोनियन संवेग क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, तो इसके आगे लिखूंगा मैं ट्वाइस। अब इसको कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा? ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा इधर? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1/2, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1/4। इसको सॉल्व कर देना, यहाँ पर v की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी √3/2 कर लोगे, सॉल्व कर लेना। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी देख लिया था हमने। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, तो उनका सापेक्षिक वेग कितना होगा। ठीक है, चलिए। 2 photon each velocity c moving in opposite direction। दो चीज नोट करके आप यहाँ पे लिखो, नोट करके। दो चीज होती है, एक को बोलते हैं आपके पास अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? मॉडुलस ऑफ 1v1 माइनस v2। अगर आपके पास कोई, मान लीजिए दो पार्टिकल है, एक इधर जा रहा है, ये दोनों केस के लिए, बोथ केस के लिए, बोथ केस मतलब रिलेटिविस्टिक के लिए भी है एंड नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। अगर दो पार्टिकल है, देखो एक इधर जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हो जाएगा आपके पास v1 माइनस v2। और अगर ऐसा हो, ये केस फर्स्ट था, अगर ऐसा हो रहा कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है, उसकी स्पीड v1 है, या फिर एक काम करते हैं, एक पार्टिकल जिसकी स्पीड v1 है, दूसरा इधर की ओर वापस आ रहा है जिसकी स्पीड v2, तो ये माइनस में है क्योंकि उल्टा एक दूसरे के, तो अप्रोच हो जाता है। वो कितना रहेगा? v1 प्लस v2। अब दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि अगर पहला केस की बात है, फर्स्ट केस की बात है, अगर दोनों अपोजिट है, तो v1 कितना हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? अपोजिट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जुड़ जाती है ना, और जब एक दूसरे का अपोजिट है, जब एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगी। मतलब केस फर्स्ट के लिए, जो केस फर्स्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो v1 माइनस v2, और दूसरे केस के लिए कितना? v1 प्लस v2। कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी c से ज्यादा नहीं होगी, c से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और ये क्या होती है? मे बी क्या है? इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस और ग्रेटर, ग्रेटर देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये हो सकती है। क्वेश्चन समझेंगे, पहले नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन समझते हैं, तब जाके हमें क्लियर होगा। वही क्वेश्चन, अपना जो क्वेश्चन है, देखो दो फोटोन है, एक दूसरे, एक फोटोन इधर जा रहा है किसी सी स्पीड से, एक फोटोन इधर जा रहा है,
कह रहे हैं कि घूम, अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि एक दूसरे का अपोजिट है, v इक्वल टू v1 प्लस v2। तो पहले वाले की क्या है, c प्लस सी, 2c हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव पूछा है, क्या पूछा, रिलेटिव, तो मैंने क्या कहा, रिलेटिव हमेशा c के इक्वल होगी 2c के। नहीं, अगर इसने पूछा होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कितना हो जाता आंसर, तो आंसर हो जाता आपका v इक्वल टू v1 प्लस v2 यानी 2c। ये हो सकता ग्रेटर, ये कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सी। अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो सकती है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी कभी 2c नहीं हो सकती, तो इसका सी ऑप्शन है। अगर ये लिखा होता है इसके जगह, अगर इसके जगह रिलेटिव वेलोसिटी की जगह क्या लिखा होता, ये लिखा होता, तो आंसर ये होता। यहां पर आंसर कौन सा है, सी। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है इतना। हम्म, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आंसर बताइए, डायनेमिक्स मास पूछा नहीं, हाँ मास पूछा, टोटल एनर्जी पूछिए, टोटल एनर्जी बताइए, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, कौन सा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद रेस्ट मास एम नॉट है, वेलोसिटी वी है। सी ऑप्शन, जिन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है वो एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्यों सी करेक्ट है, क्योंकि रेस्ट, टोटल एनर्जी कितनी होती है आपके पास, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम अब की बार रेस्ट मास नहीं है, डायनेमिक मास है। ठीक है, सी। चलिए और क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं ट्राई, कर लेना, एक आध क्वेश्चन तो ट्राई कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको ट्राई कर लेना आपको, ये सिलेबस यहीं पे खत्म होता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब विपरीत है तो v इक्वल टू v1 प्लस v2, कितना, 1/c प्लस 1/3c, 6, 3 प्लस 2 5/c, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है।